हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर आ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई कोशिका के घनत्व के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हम लोग इकाई कोशिका यूनिट सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठोसों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, पूरा ठोसों के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इकाई कोशिका के घनत्व के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि इकाई कोशिका का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ठीक है, इकाई कोशिका का घनत्व का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, आपको याद रखना है। इकाई कोशिका का घनत्व ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू ए नॉट। चलिए, तो यहां से याद रखना आपको कि फार्मूला क्या होता है इसका, Z इंटू एम अपॉन क्या होता है ए क्यू इंटू एन नॉट। तो सबसे पहले तो आपको ये फार्मूले याद कर लेना है, इसको नोट करके फार्मूले को याद कर लीजिए। तो देखिए, Z यहाँ पे होता है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की कोटि। आप लोगों को मालूम है कि हमने इकाई कोशिका में जो घनी इकाई कोशिका है वो 3 प्रकार की होती है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप लोगों को ये अच्छे से याद होगा कि देख सकते हैं आप लोग कि हमने इकाई कोशिका, जो घनी इकाई कोशिका है, हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी थी आपको याद होगा। हम लोगों ने SCC, BCC और FCC, ठीक है ना, हमने 3 ये की थी इकाई कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। तो यहां से आपको ध्यान रखना, जो Z होता है तो इनकी जो परमाणुओं की संख्या है या प्रभावी कणों की जो संख्या है, तो SCC में कितनी होती है 1, BCC में कितनी होती है 2 और FCC में होती है 4। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है। तो अच्छे से आप समझिए कि यहाँ से जो 1 2 4 आया है, इनको हम शो करते हैं Z से। किसे शो करेंगे हम, Z से। तो वो यहाँ पे जो Z आप देख रहे हैं घनत्व में, तो ये Z होता है प्रभावी कणों की संख्या। ठीक, तो देखिए, हमें सबसे पहले जो घनत्व का सूत्र पढ़ना है तो वो आपको याद हो गया होगा इतने में कि Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू ए नॉट। हम इस वीडियो में यहाँ पे समझने वाले हैं कि इस जो फार्मूला है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। हमें इकाई कोशिका का घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें, इकाई कोशिका का हमें यहाँ से घनत्व ज्ञात करना है। अच्छे समझिए आप। ठीक है, हम जब इसका घनत्व ज्ञात करेंगे तो आप लोग देखिए कि हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए, यहां से हम कह सकते हैं कि इकाई कोशिका का घनत्व, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इकाई कोशिका का घनत्व बराबर हो जाएगा इकाई कोशिका का द्रव्यमान और इकाई कोशिका का आयतन। हमें इसका घनत्व का फार्मूला निकालना है। ठीक है ना, हम इसकी डेंसिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि इकाई कोशिका का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, इकाई कोशिका का द्रव्यमान और इकाई कोशिका का आयतन। तो इस फार्मूले को जानने के लिए हम सबसे पहले इसका द्रव्यमान निकालेंगे और क्या निकालेंगे, हम इसका आयतन निकालेंगे। तो आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। इकाई कोशिका का जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो हम सबसे पहले द्रव्यमान की बात करेंगे। ठीक है, आइए हम द्रव्यमान को समझते हैं इसके अच्छे से। देखिए, तो इकाई कोशिका के अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे यहां से, अच्छे समझना आप। तो यहां से आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि देखें, हम यहाँ पे एक इकाई कोशिका बना लेते हैं। देखेंगे आप लोग अच्छे से, हमने क्या किया, यहाँ पे एक यूनिट सेल को हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक, ये हमने बना लिया एक इकाई कोशिका। अब यहां से आपको ध्यान रखना कि इसके अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो इकाई कोशिका का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाता है, कणों की संख्या। ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, कणों की संख्या, मतलब प्रभावी कणों की संख्या, जिसको हम Z से शो कर रहे हैं। समझना आप लोग अच्छे से। ठीक, तो देख सकते हैं आप लोग द्रव्यमान बराबर क्या हुआ, कणों की संख्या। इसका हम किसमें गुणा कर देंगे, इंटू आ जाएगा एक कण का द्रव्यमान। ध्यान रखेंगे, हमें यहां से इस द्रव्यमान को निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, कणों की संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान। क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कणों की संख्या इंटू हो जाएगा एक कण का द्रव्यमान। समझना आप लोग अच्छे से। तो देखिए, ये जो कणों की संख्या है, ये पूरी कणों की संख्या को मैंने आपको बताया था कि इसे हम Z से दर्शाते हैं। तो यहां से हमने कणों की संख्या की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे Z। क्या लिखा हमने यहाँ पे Z। समझेंगे आप लोग अच्छे से। और देखिए, एक कण का द्रव्यमान, तो यहां से जो एक कण का द्रव्यमान होता है वो होगा, आपको ध्यान रखना है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, 10 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 23। और ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है 6.023 इंटू 10⁻, कितनी हो जाएगी 23। इसे हम एवोग्रेडो नंबर भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम, इसे बोलते हैं एवोग्रेडो नंबर। क्या बोलेंगे, एवोग्रेडो नंबर। देखिए, और ये जो एवोग्रेडो नंबर है इसको हम एन नॉट से शो करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किसे शो करेंगे इसको हम, एन नॉट से।
एन, ठीक है, यहाँ पे जीरो बना दिया जिसको हम नॉट कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर समझ में आ रहा है आपको? तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो एवोगैड्रो संख्या है या 6.023 इंटू 10⁻23 है, इसे कहा जाता है मोलर द्रव्यमान। क्या कहेंगे हम इसे? मोलर द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान। मतलब एवोगैड्रो संख्या मतलब एक कण का जो द्रव्यमान होता है। ठीक, चलिए देखिए, तो यहां से आप देख सकते हैं कि एवोगैड्रो संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? मोलर द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान। तो हम कह सकते हैं कि यहां से देखिए एन नॉट कणों का द्रव्यमान मतलब एवोगैड्रो जो संख्या है, एन नॉट कणों का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? यहां से मोलर द्रव्यमान। ठीक, मोलर द्रव्यमान को हम शो कर रहे हैं एम से। किसे शो करेंगे हम? एम से। तो जब अगर एन नॉट कणों का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान, तो हम कह सकते हैं कि एक कण का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा? एम बटे एन नॉट। क्लियर हो रहा है आपको? तो अच्छे से समझ लीजिए आप उसको यहां से कि एन नॉट बराबर हम यहां से लिख सकते हैं कि अगर एन नॉट कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान के बराबर है तो एक कण का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान बटे एन नॉट। क्लियर हुआ आपका? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? एक कण का द्रव्यमान। देखेंगे आप अच्छे से, यहां से हमारे पास क्या है? एक कण के द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या हुआ? एम अपॉन एन नॉट। क्या हो गया? तो चलिए, तो ये हमारे पास निकल चुका है। अब हम देखिए, अतः इकाई कोशिका का द्रव्यमान, यहां से इस द्रव्यमान को हम लोगों को निकालना था, इसको हमें निकालना था। तो देखिए, कणों की संख्या में मालूम है कि हम जेड से दर्शाते हैं, और एक कण का द्रव्यमान हमारे पास निकल चुका है। कितना आ गया? एम अपॉन एन नॉट। क्लियर है आप लोग? तो देखिए, अतः इकाई कोशिका का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा? यहां से ये जेड और इंटू जो एक कण का द्रव्यमान है इंटू जो एक कण का द्रव्यमान है वो हमारे पास आ गया एम अपॉन कितना आ गया हमारे पास? ठीक, एन नॉट। तो अब आपको ध्यान रखना कि द्रव्यमान हमारे पास क्या आ चुका है? जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट। मतलब इस द्रव्यमान की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट। अब हमें आवश्यकता है आयतन की। किसकी आवश्यकता हमें? यहां से आयतन की और आवश्यकता। तो देखिए, अब हम इसके आयतन को निकालेंगे। ये है, ये यूनिट सेल है। अब यहां से आप जानते हो कि आयतन की अगर हम बात करें तो इसको जो एक भुजा होती है जिसको कि हम ए से शो करते हैं, तो इसका जो आयतन होता है, क्योंकि ये कैसे है? ये घनी इकाई कोशिका है, तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यू मतलब ए का क्यू। क्या हो जाएगा वो? भुजा का क्यू मतलब ए का क्यू। तो यहां से जो ए है मतलब भुजा है, तो इसका क्या हो जाएगा? घन। आपको ध्यान रखना है क्योंकि घनी इकाई कोशिका की हम बात कर रहे हैं, तो घन का जो आयतन होता है वो क्या हो जाएगा? ए क्यू। तो आयतन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यू। आप लोगों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो अतः हम बात करेंगे फाइनली इकाई कोशिका का जो हमें घनत्व निकालना है। इकाई कोशिका की हम घनत्व की बात करेंगे, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इकाई कोशिका का घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर हमारे पास क्या आया? जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान की जगह पे हमने क्या लिखा? जेड इंटू एम अपॉन क्या लिखा हमने? एन नॉट। और बटे में आयतन है, तो आयतन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यू। तो यहाँ पे आयतन की जगह पे हमने क्या लिखा? ए क्यू लिख लिया। क्लियर हो रहा सभी को? चलिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास घनत्व मतलब डी बराबर हमारे पास क्या जाएगा? स्टूडेंट्स, आप लोग समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हमारे साथ में आ जाएगा जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन नॉट। क्लियर है आप लोग? तो ये जो फार्मूला है इसकी व्युत्पत्ति मैंने आपको पूरा बताया कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है ना? तो सिंपल सा, अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो यहां से आपको समझना है कि इकाई कोशिका का घनत्व कैसे निकाला जाता है। इकाई कोशिका का जो घनत्व है उसका फार्मूला होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन नॉट। आपको यहां से जेड याद रखना है। प्रभावी कणों की जो संख्या होती है तो जेड का मान हमेशा ही या तो 1 आएगा या 2 आएगा या फिर 4 आएगा। अगर जो घनी इकाई कोशिका है वो एससीसी प्रकार की है तो जेड की वैल्यू 1 आएगी, बीसीसी प्रकार की है तो जेड की वैल्यू 2 आएगी, और एफसीसी प्रकार की है तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ठीक, अब यहां से और आप इसको देख लीजिए जरा एक बार कि अगर मान लीजिए इस पूरे की हम बात करें तो यहाँ पे जेड क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जेड है प्रभावी कणों की संख्या। अगर एम की बात करें तो एम क्या है? यहाँ से एम है यहाँ से द्रव्यमान। आपको पूरा याद रखना है, ठीक है? जेड क्या है? यहाँ से कणों की संख्या। क्या है यहाँ पे? कणों की संख्या। ठीक, अगर ए की बात करें तो ए क्या है? यहाँ पे भुजा है। ए क्या है? यहाँ पे भुजा। और एन नॉट की बात करें तो ये क्या है? यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर। क्या है ये? एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर, जिसका की मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ब्रेग समीकरण के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था?
हमने भी इकाई कोशिका के घनत्व के बारे में पढ़ा और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ब्रेग समीकरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ब्रेग समीकरण क्या है। तो ब्रेग समीकरण सबसे पहले तो आप इसको कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। तो ब्रेग समीकरण क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हेनरी ब्रेग है ना, हेनरी ब्रेग के जो पुत्र थे उनका नाम था लॉरेंस ब्रेग। क्या था? लॉरेंस ब्रेग। हेनरी ब्रेग के पुत्र लॉरेंस ब्रेग ने क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, दो क्रिस्टल हैं, हम क्रिस्टल पहले पढ़ चुके हैं, दो क्रिस्टलों के बीच के जो उनका जो तल होता है, ठीक है ना, दो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया, जैसे हम ब्रेग समीकरण के नाम से जानते हैं। तो ब्रेग समीकरण की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आपको याद रखना है कि हेनरी ब्रेग के पुत्र लॉरेंस ब्रेग ने क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया, जैसे हम ब्रेग समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हेनरी ब्रेग ने, इनके जो पुत्र थे लॉरेंस ब्रेग है ना, इन्होंने क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी, ध्यान रखिएगा, दो क्रिस्टल मान लीजिए अलग अलग, उनके जो तल हैं आपको याद रखना है, दो क्रिस्टलों के जो तल होते हैं, क्लियर हो रहा है, दो क्रिस्टलों के तल, उनका जो बेस होता है उसके बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया, उसे हम ब्रेग समीकरण के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं यहां से हमें किसके लिए, दूरी मतलब डिस्टेंस, किसके लिए बात करेंगे हम, डिस्टेंस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। चूंकि अभी हमने घनत्व पढ़ा था तो वहां पे डी क्या था, डेंसिटी घनत्व, यहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस है या दूरी। चलिए पढ़ते हैं। तो समीकरण आपको याद हो गया होगा कि हेनरी ब्रेग के पुत्र लॉरेंस ब्रेग ने क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे हम ब्रेग समीकरण कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ब्रेग समीकरण हमारा होता है एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। ब्रेग समीकरण क्या होगा हमारा, ठीक है, ब्रेग समीकरण होता है एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। चलिए देखते हैं। तो एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, तो ये समीकरण आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम देखते हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो ब्रेग समीकरण आप लोग समझ रहे हैं कि हमें दो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी को ज्ञात यहां से करना है। मान लीजिए हमारे पास जो दो क्रिस्टल हैं उनके जो तल हैं, आप यहां से देखिए, पहला वाला क्रिस्टल हमारे पास ये ए, यहां से ये तल है क्रिस्टल का, और दूसरा वाला जो क्रिस्टल है वो हमारे पास यहां से बी। एक क्रिस्टल का तल ए है और एक क्रिस्टल का तल क्या है, यहां से बी है। क्लियर हो रहा है। मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश की किरण आती है और इस बिंदु पर आपतित होती है, ठीक है, यहां से क्या हुआ कि कोई किरण आती है, यहां से टकराती है और वापस उसी दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। क्लियर। यहां पे इस बिंदु पर इसको हम नाम देते थे, मान लीजिए कि ए नाम दिया हमने, क्या नाम दिया इसको, हमने ए नाम दिया। सेम उसी तरीके से दूसरी किरण कोई आती है, वो यहाँ पे टच करती है और वापस उसी माध्यम में क्या होती है, चली जाती है, ठीक है, दूसरे वाले क्रिस्टल से टच कर। क्लियर हो रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं इतना पूरा अच्छे से। चलिए देखिए, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छा समझ लिया। अब मान लीजिए देखो, इस वाली लाइन को हम इससे टच कर देते हैं, मिला देते हैं, इस वाली लाइन को हम क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं। तो यहां से अब आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहां आप देख पा रहे हैं कि दो क्रिस्टलों के जो तल हैं उनके मध्य में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहां से ये देखिए, और ये जो दो क्रिस्टलों के बीच की दूरी है, ध्यान से देखेंगे ये वाला, ठीक है, तो ये ज्ञात करनी है ब्रेग समीकरण के अनुसार। दो क्रिस्टलों के मध्य की दूरी, मतलब इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हम डी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम डी बोलते हैं। चलिए अब यहां से आप लोग देख रहे हैं, इसको ए नाम दिया, इसको हम नाम देते हैं बी, इसको दिया सी और इसको हमने क्या नाम दे दिया, डी। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं ए बी सी और डी। तो यहां से हमें एक नहीं, यहां से हमें दो देखेंगे आप, क्या मिलते हैं, हमें यहां से समकोण त्रिभुज मिलते हैं। ठीक है, पहला जो हमें समकोण त्रिभुज मिल रहा है वो कौन सा मिलेगा, देखिए आप ध्यान से, यहां से ए बी और सी, और यहां पे आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, ये समकोण बन रहा है। ठीक है, यहां से क्या बना है, एक समकोण बन रहा है। इसी प्रकार आप देख सकते हो ए डी सी, यहाँ पे जो समकोण है वो कहां बन रहा है, वो डी पे बन रहा है। कहां बन रहा है, डी पे बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। और हमें ये अगर मान लीजिए थीटा, तो इसका जो कोण होगा वो कोण इसका भी होगा। आप समझ पा रहे हैं यहां से अच्छे से। तो यहां से आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो रहा है। तो यहां पे आपको जो ए सी है, यहां पे हम लिख सकते हैं कि देखिए, यहां से ए सी बराबर क्या हो गया हमारा, डी। ठीक है, ए सी बराबर क्या हो गया हमारा, यहां से ए सी बराबर यहां से हो गया पूरा डी। तो हमारा यहां से जो समीकरण है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूरा समीकरण हमारा यहां से क्या कह रहा है कि एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। चलिए ठीक, अब आपको ध्यान रखना है यहां से, ये जो समकोण होता है, समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है,
समकोण के सामने की जो भुजा क्या होती है, कर्ण। तो यहां से कर्ण क्या है, AC। यहां भी अगर हम इस समकोण की बात करें तो इसके सामने की भुजा भी कर्ण है। तो मतलब दोनों त्रिभुजों का जो समकोण है वो, सॉरी, जो कर्ण है वो कौन सा होगा, AC होगा। चलिए, तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि AC बराबर क्या है, यहां से D। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप कि समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे हम यहां से, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कौन से में, ABC में। अब आप लोग जानते हो कि समकोण त्रिभुज ABC में आप चाहो यहां से लिख सकते हो कि कोण B बराबर क्या है, यहां से 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है, यहां से 90 डिग्री। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि देखिए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर, अब हम जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, साइन बराबर त्रिकोणमिति में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण कौन सा होता है, हम इस त्रिभुज की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, A, B और C की। तो जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो कर्ण, लेकिन जहां जो हमारा थीटा रहता है, कोण रहता है, उसके सामने की जो भुजा होती है वो कौन सी होती है, BC। ठीक है, तो ये जो BC भुजा है यहाँ पे क्या है, ये लंब का काम कर रही है। तो यहाँ पे लंब कौन है, BC। तो साइन थीटा बराबर, इसमें देखेंगे आप तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारी कौन सी भुजा है, BC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC बटे कर्ण क्या है हमारी भुजा, AC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से AC। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए यहां से अब BC की जो दूरी कह सकते हैं वो मुझे ज्ञात नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको BC। ठीक है, और AC क्या है, यहाँ पे AC को हमने क्या माना, AC बराबर हमारे पास क्या था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं D। ठीक है, AC हमारे पास क्या है, यहाँ से D। तो AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं D। क्लियर हो रहा है। तो यहां से जब देखिए आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि BC बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से क्या हो जाएगा बताइए आप, BC बराबर हमारे पास हो जाएगा, यहां से BC बराबर हो जाएगा D साइन थीटा। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। ठीक है, ये पूरा आप लोग समझ में आ रहा है पूरा, इसको आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। इसको भी आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके क्या करिए, पहले इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए। ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास BC बराबर क्या हो जाएगा, D साइन थीटा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया। अब इसी प्रकार देखिए यहां से आप फिर से लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, हम यहां से लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, अब हम बात करेंगे ADC की। ठीक है, समकोण त्रिभुज ADC में कोण D बराबर कितना है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और यहां से अब देखिए फिर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हो कि लंब बटे कर्ण। इसकी बात करेंगे, ये कोण है तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, CD। तो यहां से क्या हो जाएगा, CD बटे, और कर्ण कौन सा आपका यहां से AC। ठीक है, फिर वही कि CD की वैल्यू तो हमें पता नहीं तो हम CD लिखेंगे, लेकिन AC बराबर क्या है, D। AC बराबर पास क्या है, D। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, D। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो CD बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से D साइन थीटा। ठीक है, समीकरण में ये हमारा कौन सा हो गया, 2। तो इतना आपको पूरा समय अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, हमें ब्रेक समय की व्युत्पत्ति करना है। अब देखिए समीकरण 1 और 2, तो हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो यहाँ पे BC और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CD है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए समीकरण 1 एवं 2 से हम लिखेंगे यहां से कि BC प्लस CD। अच्छे समझिएगा, BC और क्या हुआ, CD। तो BC प्लस CD बराबर हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे D साइन थीटा प्लस क्या लिखेंगे, D साइन थीटा, दोनों को। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया, अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि BC प्लस CD बराबर D साइन थीटा और D साइन थीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से 2D साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हो रहा है अपना पूरा। अब इसके बाद आप लोग देखिए यहां से हम लिखेंगे यदि BC प्लस CD बराबर n लेमडा हो तो ठीक है ना। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो BC प्लस CD है इनके इक्वल क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है n लेमडा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं
कि एन लेमडा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2d साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा यहां से ब्रेक समीकरण हमें मिल चुका है एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, जो कि हमारा ब्रेक समीकरण था। क्लियर हुआ पूरा? ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा केमिस्ट्री बहुत सरल है। ठीक है, बस आप अच्छे से समझते हुए चलिए। तो यहां से हमारा जो ब्रेक समीकरण है आप लोग को अच्छे से याद रखना है। यहां से ध्यान रखेंगे एन, एन यहाँ पे क्या होता है बताइए? एन यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या है। क्या है यहाँ पे? एन एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, लैम्डा आप लोग जानते हो यहाँ पे क्या है? तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, डी यहां से आपको ध्यान रखना है क्या है? मध्य की दूरी, दो जो क्रिस्टल तल है उनके मध्य की दूरी। और ये जो थीटा है आप देख पा रहे हैं, ये है आपतन कोण। क्या है ये? आपतन कोण। तो वीडियो हमारे कंटिन्यू रहेंगे। आपको उम्मीद करता हूं कि ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करें। और अगर आप लोगों में ने जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।